ल्यूकीमियाज की, और लिम्फोमास की सिर्फ उस केस में जब वो बोन मैरो को इन्वॉल्व कर लें, लाइक स्टेज 4 लिम्फोमास. तो मेनली दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ ल्यूकीमियाज. नाउ वी कम टू दिस लाइनेज, कॉमन लिम्फाइड प्रोजेनिटर सेल. ठीक है, मेन स्टेम सेल से कॉमन लिम्फाइड प्रोजेनिटर सेल्स निकला, उससे नेचुरल किलर सेल्स, इससे आपका इतना ज़्यादा नहीं होगा, एमसीक्यूज आएंगे. एंड इट गिव राइज टू स्मॉल लिम्फोसाइट्स विच जो आगे थाइमस में और दूसरे लिम्फ नोड्स में जाके टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स में डिफरेंशिएट हो जाते हैं, और बी लिम्फोसाइट्स आगे प्लाज्मा सेल्स. तो दिस इज वेरी सिंपल पिक्चर. अगर आपको ये याद होगी, अब देखें अगर लिम्फाइड प्रोजेनिटर सेल के लेवल के ऊपर प्रोलिफरेशन हो जाती है, कोई म्यूटेशन हो जाती है जिससे इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स है, तो उसमें ये टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स कैन बी वेरी मच इंक्रीज इन नंबर. और ऐसा भी हो सकता है कि लिम्फाइड प्रोजेनिटर ही इतने ज़्यादा प्रोलिफरेट हो जाए कि वो बोन मैरो में नॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ मैच्योर स्मॉल लिम्फोसाइट्स होने ही ना दे. So that can result into decreased WBC count as well. So do remember, in leukemias, it is not always कि WBC बहुत ज़्यादा होगा. It can present with decreased WBC as well. But then in that case, blast cells जो हैं वो ज़्यादा होंगे. I hope everyone has understood this picture. Anyone would like to ask any question? Okay, we move to the next slide. Okay, so अब ये first we have seen the main differentiation. Now we will see that how these myeloblasts are converted into neutrophils. ये बस आपने ये वाली पिक्चर सिर्फ याद रखनी है इतनी क्राउडेड पिक्चर में से. माइलोब्लास्ट से प्रोमाइलोसाइट, माइलोसाइट, मेटामाइलोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स. That's how our myeloblasts differentiate, और ये different stages of differentiation होती हैं जो they can be in the peripheral smear or in the bone marrow, and on the basis of these we make a diagnosis. ये सारी पिक्चर आगे सारे हमारे लिम्फोमास और ल्यूकीमियाज बहुत इजी होते जाएंगे. और मेगाकैरियोसाइट से प्रोमेगाकैरियोसाइट, मेगाकैरियोसाइट प्लेटलेट्स ये आपके लेवल पे नहीं है. Erythroblast is also not important, so you should only focus on this. And here in the lymphoblast जो लाइनेज है उसके अंदर यू शुड फोकस ऑन दिस कि यहाँ से प्रो लिम्फोसाइट होगा और बी एंड टी लिम्फोसाइट. अब ये देख लें कि यहाँ पे कोई लंबी चौड़ी डिफरेंशिएशन नहीं हो रही, सो नंबर ऑफ सेल्स की जो डिफरेंट लाइनेज ऑफ सेल्स नहीं है, विच मीन्स कि अगर जो लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया होंगे उसके अंदर इस तरह के सेल्स नहीं अपीयर हो रहे होंगे. So this line and this line. Now we will practically apply these things in the leukemias and lymphomas that are coming ahead. This simple CML, we know कि फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम हमेशा CML के साथ आता है. इसके MCQ में दो ही चीज़ें आएंगी, या BCR ABL म्यूटेशन पूछेंगे, या ट्रांसलोकेशन आएगी T92, या नाम आ जाएगा फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम. Always pair, this is a large strand. So यहाँ से जो ABL प्रोटीन है ये ट्रांसलोकेट करती है नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल क्रोमोसोम 22, और यहाँ पे जाके अटैच हो जाती है. यहाँ वी कैन सी कि ये ABL BCR के साथ अटैच होगी, और यहाँ से वो टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी स्टार्ट करती है जिसकी वजह से प्रोलिफरेशन ऑफ द सेल्स हो जाती है. जबकि ये जो यहाँ से इधर आके ये अटैच हुई है इसकी कोई एक्टिविटी नहीं होती. दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट. सो फॉर दैट्स व्हाई ये जो ट्रांसलोकेशन इसको बोलते हैं कि यहाँ से एक चीज ट्रांसलोकेट होके इधर चले गई है, and that result into increased tyrosine kinase activity, and that results into the proliferation of the cells in CML. So this picture was only to show you कि genetic mutations कैसे होती हैं, और वही genetic mutations आगे different cell lineages की proliferation कराती हैं. Now another confusion, that what is the difference between leukemia and lymphoma. So very simple. If blast cells in the bone marrow or peripheral smear are more than 20%, then it is leukemia. या CBC के पेरिफेरल स्मीयर में 20% से ज़्यादा हो जाए, या बोन मैरो एस्पिरेशन बायोप्सी आपने की उसमें 20% से ज़्यादा हो जाए, तो these are leukemia. And if the blast cells in the bone marrow or peripheral smear are less than 20%, it is lymphoma. So it should be very much clear
this is a general rule that applies to differentiate between leukemias and lymphomas. Now, these are the general symptoms and signs as we are developing the understanding of the leukemia and lymphomas. Uh, as we know that if the blast cells अगर bone marrow में ज़्यादा आ जाएं तो वो बाकी जो cell lineages होंगी normal cell lineages उनकी प्रोडक्शन को कम कर देंगे जिस वजह से लो हीमोग्लोबिन हो सकती है जिससे पेशेंट फटीग और ब्रेथलेसनेस के साथ प्रेजेंट कर सकता है so sometimes they will just give us symptom you would be knowing कि low hemoglobin की वजह से or the patient can present with recurrent infections so you would be knowing कि low या increased number of neutrophils and lymphocytes produced हो रहे हैं but they are dysfunctional क्योंकि वो fully differentiate नहीं हुए that's why they are not functional lesions and the third thing is low platelets and वो भी उसी वजह से कि अगर blast cells bone marrow के अंदर ऑक्यूपाई कर लेते हैं सारी bone marrow को तो वो normal मैक्रोकैरियोसाइट्स की प्रोडक्शन को कम कर देते हैं that results into low platelets and which manifest as bleeding and bruises and finally increased number of the abnormal cells can result in hyperviscosity and tumor lysis syndrome. So these are the general symptoms and signs जो कि सिनेरियोज में आते हैं और बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि अब हम इनकी बेसिस के ऊपर कैसे डिफरेंशिएट करें डू रिमेंबर आप इनकी बेसिस के ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ ल्यूकीमियाज को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते सो डोंट टेक टेंशन ऑफ दीज जनरल सिम्टम्स एंड दीज जनरल साइंस साइंस में वही अनीमिया पैलर लिम्फेडिनोपैथी ल्यूकीमिया में भी हो सकती है लिम्फोमा में ज़्यादा होती है ल्यूकीमिया में स्पेशली एएलएल के अंदर there are increased number of lymphocytes that can reside in the lymph node as well and increase ये cell turnover की वजह से hepatosplenomegaly होती है so hepatosplenomegaly do remember this occurs due to the increased turnover of the cells and finally PTKI जो है वो प्लेटेड डिक्रीज की वजह से होंगे और एक्सरे के ऊपर इंक्रीज थाइमस ग्लैंड आ सकता है अल्ट्रासाउंड के ऊपर hepatosplenomegaly आ सकता है so these are again the general signs and also on the basis of these signs you cannot differentiate the leukemia and lymphoma क्योंकि बच्चे बार बार I'm saying कि इन साइंस सिम्टम्स साइंस के ऊपर पिक करने की कोशिश करते हैं you cannot pick them these are general signs लेकिन आगे जाके I will tell you कि थोड़ा थोड़ा कैसे डिफरेंस है जहाँ से आप पिक करते हो so diagnostic tests for any leukemia and mainly and lymphoma सो याद है कि जब भी ऑप्शन के अंदर कोई भी साइटोजेनेटिक्स कैरियोटाइपिंग क्रोमोसोम एनालिसिस बाय पीसीआर और बाय फिश होगा तो दैट वुड ऑलवेज बी द मोस्ट सुपीरियर टेस्ट तो अगर साइटोजेनेटिक्स और बोन मैरो में से आपने डिफरेंशिएट करना हो ऑप्शन मार्क करनी हो यू ऑलवेज गो फॉर साइटोजेनेटिक्स बिकॉज वो आपको सबसे ज़्यादा एक्यूरेट बताती है कि कोई भी ल्यूकीमिया या लिम्फोमा कौन सा हो सकता है देन कम्स द मोस्ट कॉमन टेस्ट बोन मैरो एस्पिरेशन एंड बायोप्सी जो कि हम तक सारी ल्यूकीमियाज एंड लिम्फोमास में करते हैं एंड देन कम द थर्ड पेरिफेरल स्मीयर सो अगर फर्स्ट टेस्ट कोई पूछे दैट हेल्प्स इन डायग्नोसिस दैट इज पेरिफेरल स्मीयर अब मोस्ट कॉमन टेस्ट पूछें तो that would be bone marrow aspiration and biopsy and most accurate या most specific test पूछें तो that would always be cytogenetics और karyotyping और एक वन थिंग टू ऐड कि अगर लिम्फोमा की पिक्चर है यानी लिम्फोडिनोपैथी और वो सीबीसी नॉर्मल और नियर टू नॉर्मल दे रहा है बी सिम्टम दे रहा है तो आपकी जो लिम्फ नोड एक्ससिजन बायोप्सी है दैट बिकम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट आगे आ जाएगा ये फिर सो नाउ वी विल वी हैव एन आइडिया कि यहाँ से हमने स्टार्ट किया था दोज पीपल हु आर ज्वाइनिंग कि कैसे एक सेल से दो लाइनेजेस बनती हैं और वो लाइनेजेस से आगे सेल डिफरेंशिएट होते हैं और वो सेल्स या इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होते हैं कॉमन माइलाइट प्रोजेंटर है तो उससे एएमएल और सीएमएल आगे ओरिजिनेट करेगा और कॉमन लिम्फाइड प्रोजेंटर है उससे एएलएल या सीएलएल ओरिजिनेट करेगा एंड देन these are the different cell lineages जो कि आपको एएलएल के अंदर डिफरेंट मिलेंगी एएमएल में डिफरेंट मिलेंगी और सीएमएल में डिफरेंट मिलेंगी और या सीएलएल में डिफरेंट मिलेंगी आई विल टेल देम so now we start with acute lymphocytic leukemia that is do remember most common age it usually presents with in extreme of ages so child age group 2 to 10 years and then 60 to 70 years these are the most common age groups
यूजुअली आप एज ग्रुप के बेसिस के ऊपर डिफरेंशिएट एएलएल, एएमएल को नहीं कर सकते। हाउएवर स्टिल अगर आपके 2 टू 10 इयर्स का स्पेशली आता है, चाइल्ड एज ग्रुप आती है, तो उसमें डू रिमेंबर कि एएमएल नहीं होता, वो 90% ऑफ द केसेस में एएलएल होता है। सो 2 टू 10 इयर्स you will mark first option, you will think about ALL. Now, ALL है कि CLL है? So acute presentation, always remember symptoms, signs within 3 months. पूरी पूरी मेडिसिन में जनरल रूल है कि अगर within 3 months हो तो यूजुअली वो ALL होता है. If we talking about the presentation and if these are more than 3 months, then it is chronic, any disease, chronic leukemia, chronic lymphoma, whatever. Then symptoms as we talked about, लेकिन इसके अंदर क्योंकि lymphocytes जो हैं वो dysfunctional होते हैं, तो इन्फेक्शंस वो ज़्यादा होते हैं, बट इट कैन प्रेजेंट विद anemia and petechiae. Signs, do remember lymphadenopathy, hepatosplenomegaly, and in acute presentation, maybe you will not find any sign because जो lymphocytes होंगे वो CBC पेरिफेरल स्मीयर के अंदर ज़्यादातर होंगे, वो lymph nodes में नहीं होंगे, क्योंकि अगर lymph nodes के अंदर वो 20% से ज़्यादा हो तो लिम्फोमा हो जाता है. So if they are in the lymph node, so maybe you find lymphadenopathy, maybe you will not find lymphadenopathy. Also, because there is acute presentation, अभी cell turnover बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, maybe you find hepatosplenomegaly, maybe you will not find hepatosplenomegaly. But so how you will differentiate on the basis of the investigation? उसमें CBC में increased TLC count आएगा with predominant lymphocytes. So उसमें lymphocyte की percentage उन्होंने ज़्यादा दी होगी. So young age infection, a lymph node can be present, and increased TLC count with increased percentage of lymphocytes, you will think about acute lymphocytic leukemia. And you will differentiate, confirm this by doing bone marrow biopsy or and flow cytometry. Flow cytometry या immunohistochemistry ज़्यादा accurate test होता है, that can be done both on bone marrow or peripheral smear. So they can give any test. So flow cytometry से आपने परेशान नहीं होना, ये सेल्स के ऊपर जो है वो प्रोटीन्स होती हैं जो कि हम डिटेक्ट करते हैं, और डिफरेंट जो सेल लाइनेजेस होती हैं उसके ऊपर डिफरेंट प्रोटीन्स होती हैं. दैट्स हाउ वी डिफरेंशिएट द ल्यूकीमियाज. नहीं तो सिर्फ बोन मैरो बायोप्सी जो है वो सिंपली इसके अंदर करेंगे. देन कम्स द एक्यूट माइलाइड ल्यूकीमिया. Do remember acute myeloid leukemia median age is again 60 to 70 years, but it can present in all age groups. हमने ALL में किया था कि ये वो या एक्सट्रीम एजेस के ऊपर होता है ज़्यादातर, तो 2 to 10 AML and then old age, and AML usually in old age but can be present. Same acute presentation, symptoms can be same, infection, anemia, thrombocytopenia, general होंगे. Signs, do remember in acute myeloid leukemia usually there is no any lymphadenopathy. ALL के अंदर lymphadenopathy हो सकती है, AML में usually lymphadenopathy नहीं होती. Hepatosplenomegaly can be present or cannot be present in acute presentation. अब इसकी CBC में peripheral smear पे हाई और लो TLC, लेकिन अब इसके अंदर मेन जो इंक्रीज और डिक्रीज न्यूट्रोफिल परसेंटेज होगी. माइलाइड लाइनेज में हमने देखा था कि बेसोफिल्स, एओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स ये सारे प्रोड्यूस होते हैं. तो ALL के अंदर लिम्फोसाइट परसेंटेज ज़्यादा होती है यूजुअली, AML के अंदर न्यूट्रोफिल परसेंटेज ज़्यादा होती है यूजुअली. एंड देन कम द बोन मैरो एस्पिरेशन बायोप्सी, ये इसका जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है. फ्लो साइटोमेट्री भी कर सकते हैं एज आई टोल्ड. And do remember, AML has the worst prognosis among all them. अगर कोई MCQ आता है कि which of them has the worst prognosis, generally तो वो AML होगा. Okay, अब इसको अगर हम sum up करें तो old age patient presents with the generalized symptoms, hepatosplenomegaly with no lymphadenopathy और cell count के अंदर increased TLC count है जिसके अंदर neutrophil percentage ज़्यादा है, you will think about acute myeloid leukemia. Then come the CLL. CLL, do remember young age group में नहीं होता, it will always be in old age group. Usually ये याद रखें, CLL incidental finding होती है ज़्यादातर केसेस में कि पेशेंट किसी और वजह से CBC कराता है या रूटीन CBC कराता है और उसके अंदर उसको पता लगता है कि उसकी TLC काउंट तो थाउजेंड्स में है, और आमतौर पे इसके अंदर होती भी
70-80,000, more than 1 lakh in most of the cases. So signs, do remember कि lymphadenopathy CLL में होती है. अगर सारे जिस्म में lymphadenopathy होगी तो you will think about CLL and lymphoma, and hepatosplenomegaly is also present. Lymphadenopathy जब होगी, चाहे you are thinking about CLL, you can do the excision biopsy क्योंकि आप इसको lymphoma से कर रहे हो. अब now how you will differentiate कि ये lymphoma नहीं है, ये CLL है, या ये ALL नहीं, ये CLL है. तो CBC with very high blood count, HP लो भी हो सकती है, नॉर्मल भी हो सकती है, प्लेटलेट भी, बट पेरिफेरल स्मीयर विल शो मैच्योर लिम्फोसाइट्स. तो इसका डायग्नोस्टिक पॉइंट जो है CLL का, वो मैच्योर लिम्फोसाइट्स हैं. दैट इज द डिफरेंशिएटिंग पॉइंट. आप CLL को और किसी भी तरह से नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि ये क्रॉनिक होता है तो लिम्फोसाइट्स इंक्रीज इन नंबर होते हैं, बट दे आर मैच्योर. और वो लिम्फोसाइट्स स्प्लीनोमेगैली करा रहे होते हैं, वो लिम्फोसाइट्स हेपेटो अब वो lymphadenopathy करा रहे होते हैं, same lymphocytes cause hepatosplenomegaly due to increased cell turnover. And then comes the chronic myeloid leukemia. आप CLL में भी याद रखने के टेस्ट को ये बोन मैरो ही आप एस्पिरेशन बायोप्सी करते हो और उसको कंफर्म करने के लिए. Then comes the chronic myeloid leukemia. So it is again present in all age group but mostly above 40. तो यंग एज ग्रुप में अभी तक जो पीड्स एज ग्रुप है उसमें हमने सिर्फ ALL को पाया है, CLL को हमने सिर्फ फुल ओल्ड एज में 60-70 पे पाया है, और जो क्रॉनिक AML है वो सब एज ग्रुप्स में हो सकता है, और क्रॉनिक माइलोइड ल्यूकेमिया ज़्यादातर अबव 40 हो सकता है. सो दैट्स हाउ ऑन द बेसिस ऑफ द एज आप ALL को CLL से डिफरेंशिएट कर दिया, और CML को आप अबव 40 रखते हुए थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर सकते हो. प्रेजेंटेशन अगेन CML में भी यूजुअली इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है, लेकिन मैसिव स्प्लीनोमेगैली इज ऑलमोस्ट ऑलवेज प्रेजेंट इन क्रॉनिक माइलोइड ल्यूकेमिया. So these if in they give massive splenomegaly, तो first thing, और वो बिल्कुल young peds age group नहीं है, so you will always think about CML. Investigations, increased TLC WBCs with more neutrophil count. So do remember कि ये क्योंकि माइलाइड लाइनेज है, माइलाइड लाइनेज में ग्रैनुलोसाइट्स सारे थे, एओसिनोफिल्स, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, तो इसके अंदर न्यूट्रोफिल काउंट ज़्यादा होती है, जबकि CLL में लिम्फोसाइट काउंट ज़्यादा होती है. सो पेरिफेरल स्मीयर में ऑल माइलाइड लाइनेज आते हैं, प्रोमाइलोसाइट्स, माइलोसाइट्स, मैच्योर न्यूट्रोफिल्स, ये सब अगर लाइनेजेस आपको मिल रही है पेरिफेरल स्मीयर में, दैट इज 100% दैट इट इज क्रॉनिक माइलाइड ल्यूकेमिया. क्योंकि क्रॉनिक होता है, स्लो ग्रोइंग होता है, तो उसमें उसको चांस मिल जाता है कि सब तरह की सेल लाइनेजेस थोड़ी थोड़ी डिफरेंशिएट होकर वो सारी आपको पेरिफेरल स्मीयर पे या बोन मैरो पे मिल जाती हैं. और बोन मैरो एंड और इसको कंफर्म करने के लिए हमेशा याद रखना कि बोन मैरो इज नॉट द फाइनल टेस्ट. साइटोजेनेटिक्स मस्ट होती है CML में इसका. सो इन एनी ल्यूकेमिया अगर साइटोजेनेटिक्स दी है तो दैट वुड बी योर फर्स्ट आंसर. अगर साइटोजेनेटिक्स नहीं तो बोन मैरो, लेकिन CML में व्हेनेवर दे विल गिव एन MCQ they will ask के cytogenetics कराओगे तो bone marrow कराओगे, and you will mark cytogenetics. So chronic myeloid leukemia above 40-year age, massive splenomegaly, increased TLC count with more neutrophils and all myeloid lineage of maturation, and bone marrow के ऊपर Philadelphia chromosome. Now what are the lymphoid organs? Do remember it's not only lymph nodes. Lymphoid organs include bone marrow, thymus gland, जहाँ पे आपके T lymphocytes और ये डिफरेंशिएट होते हैं. स्प्लीन इज द लिम्फॉइड ऑर्गन. इससे स्प्लीन की इन्वॉल्वमेंट स्टेज 4 नहीं होती लिम्फोमास में, बिकॉज इट इज अ लिम्फॉइड ऑर्गन. देन लिम्फ नोड्स, एंड फाइनली पेयर्स, बेस पैचेस, जो कि आपकी GIT के अंदर होते हैं. तो दीज ऑल आर द लिम्फॉइड ऑर्गन्स, और ये सारे ही एनलार्ज हो सकते हैं किसी भी लिम्फोमा में या एक्यूट और क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकेमिया में. ओके हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लिम्फोमा और ल्यूकेमिया को हाउ वी कैन डिफरेंशिएट. ओनली वन सिंपल वे कि पेरिफेरल स्मीयर या बोन मैरो के ऊपर इफ दे द cell count will be more than 20%, then it is leukemia, and if it is less than 20% of blast cells, then it is lymphoma. So lymphoma can present at any age. Hodgkin lymphoma is mostly in adolescents and young adults. तो यंग एडल्ट के अंदर अगर कोई लिम्फोमा देते हैं तो दैट इज यूजुअली हॉजकिन लिम्फोमा.
डिफरेंशिएटिंग पॉइंट ऑर्गेनो के रीड स्टर्नबर्ग सेल्स होते हैं, वो ओल्ड एज के अंदर आते हैं। तो यंग एज लिम्फोमा, हॉजकिन लिम्फोमा, and old age lymphomas, rest all non-Hodgkin lymphomas. फिर non-Hodgkin lymphoma, B lymphoma या T cell lymphoma, you should not confuse, क्योंकि हमें पता है कि lymphocytes जो है वो B lymphocytes भी हो सकते हैं, T lymphocytes भी हो सकते हैं, तो वो कोई भी lineage जो है वो आगे non-Hodgkin lymphomas का आ सकती है। उसके बाद B symptoms सारे lymphomas में होंगे, जब भी whenever there will be a scenario, they will give the B symptoms as low grade fever, significant weight loss एंड नाइट स्वेट्स। सिग्निफिकेंट वेट लॉस की आप कर लेना, आपके 10% तक वेट लॉस होना चाहिए इन द लास्ट 6 मंथ, 3 to 6 मंथ्स। लो ग्रेड फीवर का भी है कि उसका पैटर्न होना चाहिए, कम है, हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, एंड नाइट स्वेट्स। सो दीज आर द बी सिम्टम्स। इफ दीज बी सिम्टम्स आर प्रेजेंट, यूजुअली इट इज लिम्फोमा। एंड साइंस में लिम्फोमा ऑलवेज हैव लिम्फोडेनोपैथी एंड हेपेटोस्प्लेनोमेगाली। लिम्फोमा विदाउट लिम्फोडेनोपैथी नहीं आएगा। तो अगर मैसिव लिम्फोडेनोपैथी है and hepatosplenomegaly, you will only think about CLL और lymphoma। CLL को आप mature lymphocyte से differentiate कर लोगे, और lymphoma को अगर mature lymphocytes को नहीं देता तो it is straight away lymphoma। और Hodgkin और non Hodgkin को वो हमेशा Reed Sternberg cell देंगे तो differentiate होगा, उसके बगैर नहीं होगा, so they will always ask that in the scenario। So CBC is usually normal in lymphomas unless के bone marrow involvement हो जाए by lymphocytes, जो कि फिर स्टेज 4 लिम्फोमा हो जाता है। दे यूजुअली विल नॉट आस्क दिस फ्रॉम यू। एंड लिम्फोमा के लिए थोड़ा सा याद रखने का डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, वो ऑक्सीजन बायोप्सी ऑफ द लिम्फ नोड होता है। अगर अब लिम्फोमा की क्लिनिकल पिक्चर है, मैसिव लिम्फोडेनोपैथी है, हेपेटोस्प्लेनोमेगाली और सीबीसी नॉर्मल है, और उसके बाद वो डायग्नोस्टिक टेस्ट पूछते हैं, तो आपने बोन मैरो एस्पिरेशन नहीं ठीक करना, आपने एक्सीजन बायोप्सी ऑफ द लिम्फ नोड ठीक करना है। लेकिन अगर वो यही लिम्फोडेनोपैथी हेपेटोस्प्लेनोमेगाली के साथ सीबीसी काफ़ी ज़्यादा आपकी गड़बड़ शो करते हैं, तो चाहे वो इंक्रीज हो बहुत ज़्यादा, चाहे वो डिक्रीज हो सेल्स, देन आप बोन मैरो एस्पिरेशन और बायोप्सी को सुपीरियर कर दोगे। जनरल रूल, when there is lymphadenopathy, go for excision biopsy of the lymph node, that would be the diagnostic test। पेट सीटी स्कैन शायद अभी जो मॉडर्न नए एमसीक्यू बने उसके अंदर पेट सीटी स्कैन भी वो पूछें, जो आज स्टेजिंग के लिए आजकल हम सारे लिम्फोमास के अंदर यूज कर रहे हैं। अदरवाइज सीटी स्कैन इज यूज्ड फॉर स्टेजिंग, and now we are using PET CT scan as well। Then another thing जिसमें एमसीक्यू आते होते हैं वो ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम है। ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम क्या होता है, जो इमेच्योर सेल्स होती हैं उनकी ब्रेक डाउन होता है, और उनके ब्रेक डाउन की वजह से जो डिफरेंट केमिकल्स रिलीज होते हैं, उनको जब हम लेबोरेटरी क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल होता है, तो वी कॉल देम एज ट्यूमर लाइसिस। सो वी ऑलवेज डू वर्कअप ऑफ ट्यूमर लाइसिस, and tumor lysis comprises of hyperkalemia, increased potassium, hyperuricemia, increased uric acid, hyperphosphatemia, and low calcium and low pH। अब वो कैल्शियम को आपने याद रखना है कि वो इस वजह से कि कैल्शियम फॉस्फेट को बाइंड कर लेता है, तो क्योंकि फॉस्फेट सेल ब्रेकेज से कैल्शियम भी पोटाशियम भी ज़्यादा रिलीज होता है, यूरिक एसिड भी होता है, फॉस्फेट भी होता है, कैल्शियम भी रिलीज होता है, लेकिन कैल्शियम क्योंकि बाइंड कर जाता है फॉस्फेट से, तो इस वजह से जो लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन जब हम कराते हैं तो उसमें कैल्शियम लो आता है। एंड लो पीएच, दिस इज ड्यू टू द एसिडोसिस, जो आइसोजाइम लाइसोजाइम्स वगैरह रिलीज होते हैं उनकी वजह से पीएच डिक्रीज हो जाती है। तो दिस इज द ट्यूमर लाइसिस वर्कअप। ये एमसीक्यू डेफिनेटली आ सकता है, आना चाहिए, जिसके अंदर वो कोई भी इनमें से कहें कि आप कौन सा टेस्ट कराओगे, आपको बताओ कि ये कैल्शियम लो होता है, पीएच लो होती है, बाकी ये तीनों चीज़ें इंक्रीज होती हैं। सो दिस कैन कम इन द एग्जाम। एंड फाइनली एक और एमसीक्यू जो एएमएल में से आ सकता है, इट इज दैट एएमएल M3। एक क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक टाइप का एएमएल है जिसका प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा होता है इफ वी गिव ट्रांस रेटिनोइक एसिड, तो दैट इज एएमएल M3, और इट इज एसोसिएटेड विद DIC। मेडिसिन वालों को आ सकता है कि अगर एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया के साथ मल्टीपल ब्लीडिंग, पीटीबी दे रहे हैं, पीटीबी प्रोलॉन्ग है, एपीटीबी प्रोलॉन्ग है, बीटी ब्लीडिंग टाइम भी प्रोलॉन्ग है, क्लॉटिंग टाइम प्रोलॉन्ग है, तो दैट कैन बी DIC। और DIC के साथ AML सिर्फ एसोसिएटेड होता है AML M3, जिसका ट्रीटमेंट होता है ट्रांस रेटिनोइक एसिड। सो दिस इज ऑल अबाउट ल्यूकीमियाज एंड लिम्फोमा। लिम्फोमा की जो स्टेजिंग है, आई हैवंट मेड अ स्लाइड ऑफ दैट, बट कीप इट सिंपल कि अगर एक ऑर्गन इन्वॉल्व होता है, एक लिम्फ नोड ग्रुप इन्वॉल्व होता है, तो दैट इज स्टेज 1। अगर 2 लिम्फ नोड ग्रुप होते हैं
तो दैट इज स्टेज 2. अगर above and below the diaphragm lymph nodes या lymphatic organ like lymph node है, नीचे spleen है, तो that would be stage 3. और अगर bone marrow involvement हो जाती है तो वो stage 4 होगी. लाइक वो कहते हैं कि अगर कोई भी extra lymphatic organ involve हो जाता है including bone marrow, तो that would be stage 4. That's how we stage. और उसमें जो A और B है वो याद रखना कि जब B symptoms नहीं होंगे तो that will be 2A, 1A, 3A, and when B symptoms, fever, weight loss and night sweats would be involved, तो उसको हम बोलेंगे 2B, 1B, 3B. So that's how we do stage the lymphomas. AM जो leukemias हैं उनकी staging नहीं होती, so there is no any staging for leukemias, but there is always staging for lymphomas. That's all about leukemia and lymphoma. अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि प्लीज एक्सप्लेन ट्यूमर लाइसिस. सो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि जब भी इंक्रीज सेल टर्नओवर होता है तो जो इमेच्योर सेल्स होते हैं दे ब्रेक डाउन, और जो सेल्स के ब्रेक डाउन से डिफरेंट केमिकल्स रिलीज होते हैं. दैट इंक्लूड्स इंक्रीज पोटाशियम, इंक्रीज यूरिक एसिड, इंक्रीज फॉस्फेट, और कैल्शियम भी रिलीज होता है, लेकिन कैल्शियम बाउंड कर जाता है फॉस्फेट से. दैट्स व्हाई देयर इज ऑलवेज लो कैल्शियम इन द CB in the laboratory test. So and there is low pH क्योंकि जो different cells के अंदर enzymes होते हैं वो भी acidic उनकी nature होती है. So in tumor lysis there will be increased potassium, hyperkalemia, hyperuricemia, hyperphosphatemia, hypocalcemia and low pH. आपने बताया था कि जो टेस्ट बताए साइटोजेनेटिक एनालिसिस पहले में क्या बताया था? You are talking about the test we do. Do remember कि exactly जो मैंने पॉइंट्स बताए थे वो आपने याद रखना है कि मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट अगर साइटोजेनेटिक्स दिया होगा तो दैट वुड ऑलवेज बी द फर्स्ट ऑप्शन, जो मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट है. और साइटोजेनेटिक्स बोन मैरो पे भी हो सकती है, बकल म्यूकोजा में भी हो सकती है, पेरिफेरल स्मीयर में भी हो सकती है. So they will not ask cytogenetics on bone marrow. They will simply ask the cytogenetics, and you will mark yes. That can be on peripheral smear. That can be on bone marrow. अगर आएगा तो most common test to differentiate for leukemia, that would be always bone marrow aspiration and biopsy, because वो सबसे ज़्यादा common होता है, especially पाकिस्तान में जैसे cytogenetics अभी बहुत costly नहीं होती. और अगर आएगा कि जो first test you will do for leukemias, that would be peripheral smear, क्योंकि उसके अंदर जो ब्लास्ट सेल्स आ जाते होते हैं. That's how we get a clue कि ये leukemia. Chat में भी लिख सकते हैं if you are finding difficulty to ask directly online. You can write the question in the. ट्रांसप्लांट का ऑप्शन कब होता है हमारे पास? बोन मैरो ट्रांसप्लांट का होता है तो ट्रांसप्लांट एज ए ट्रीटमेंट. यस, यूजुअली ट्रांसप्लांट आपके लेवल पे नहीं आएगा, लेकिन अगर ट्रांसप्लांट आता है तो याद रखें कि जितने भी माइल्ड ल्यूकीमिया है और जितने भी ल्यूकीमियाज हैं उनका अगर क्योर हो सकता है, अगर इफ देयर इज एनी वे टू क्योर देम, दैट इज ओनली बोन मैरो ट्रांसप्लांट. तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो है वो आगे पोर प्रोग्नोसिस एज ग्रुप में हमेशा करते हैं, सिर्फ गुड प्रोग्नोसिस ALL जो है उनमें नहीं हम करते. अदरवाइज एवरी पेशेंट ऑफ ल्यूकेमिया इज ऑलवेज हैव बोन मैरो ट्रांसप्लांट. जबकि याद रखना है कि लिम्फोमा में बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं करवानी आपने, मतलब वो करते हैं हम सेकंड और थर्ड लाइनेज कीमोथेरेपी फेलियर के बाद. सो फॉर एवरी ल्यूकेमिया bone marrow transplant, and for every lymphoma only chemotherapy. Now there is one differentiation कि आपकी जो bone marrow transplant भी 2 types का होता है, that is allogenic and autologous. Allogenic हमेशा याद रखना है जब हम किसी और से bone marrow cells लेते हैं और ट्रांसफ्यूज करते हैं पेशेंट में, आगे उनकी इनग्राफ्टमेंट होती है, दैट इज बियॉन्ड योर स्कोप. और ऑटोलोगस होता है कि हम हाई डोज कीमोथेरेपी देते हैं पेशेंट के अपने जो स्टेम सेल्स हैं उनको हम कलेक्ट करते हैं और उसके बाद हम री इंजेक्ट करते हैं. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटोलोगस एंड एलोजेनिक. एलोजेनिक इज फ्रॉम अदर पर्सन, जो रिलेटिव हो सकता है, कोई भी हो सकता है, एंड ऑटोलोगस इज फ्रॉम द सेम पर्सन. Then there is a question कि CML and AML के differentiating points बता दें. So do remember CML 99% of the time 40 years age plus होगी,
मैसिव स्प्लीनोमेगाली होगा और सीबीसी के ऊपर इंक्रीज टीएलसी होगी जो कि 100,000 में होगी, 50-60,000, और उसके अंदर जो पेरिफेरल स्मीयर पे वो सारी सेल लाइनेजेस देगा, प्रोमाइलोसाइट्स, माइलोसाइट्स, माइलोब्लास्ट एंड मैच्योर न्यूट्रोफिल्स, सारी सेल लाइनेजेस वो उसके अंदर सीएमएल में देगा। जबकि एएमएल में एक्यूट प्रेजेंटेशन होगी, एज स्पेसिफिक नहीं होता, एएमएल कैन बी एट एनी एज, और इसके अंदर जो है वो जो सेल काउंट जो न्यूट्रोफिल्स हैं दैट वुड यूजुअली विल नॉट बी दैट मच, और स्प्लीनोमेगाली होगा भी तो वो मैसिव नहीं होगा, और पेरिफेरल स्मीयर में कभी भी सारी सेल लाइनेजेस नहीं आएंगी। सो मेन पेरिफेरल स्मीयर आपने लाजमी याद रखना है, मैसिव स्प्लीनोमेगाली। Then there is a question by Sadaf that how to differentiate between lymphoma and leukemia. तो मैंने पहले कहा कि लिम्फोमा ल्यूकीमिया को आपने सिम्टम्स की बेस पे यूजुअली नहीं किया जा सकता। मेन पॉइंट याद रखना है कि अगर ब्लास्ट सेल्स हैं दैट आर ग्रेटर देन 20% इन द पेरिफेरल स्मीयर तो वो ल्यूकीमिया है, और अगर लेस देन 20% सेल्स हैं इन द पेरिफेरल स्मीयर दैट इज लिम्फोमा। लिम्फोमा जो है वो आमतौर पे मैसिव लिम्फोडेनोपैथी एंड हेपेटोस्प्लीनोमेगाली के साथ प्रेजेंट करेगा, और बी सिम्टम्स जो कि फीवर, वेट लॉस और नाइट स्वेट्स होगा। जबकि ल्यूकीमिया जो है उसके अंदर लिम्फोडेनोपैथी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन मैसिव नहीं होती। हेपेटोस्प्लीनोमेगाली यूजुअली डेवलप नहीं होता भी है तो माइल्ड सा होता है, और इसके अंदर जो है वो सेल लाइनेज ल्यूकीमिया में हमेशा डिस्टर्ब होगी, वो उसके अंदर लो हीमोग्लोबिन, लो प्लेटलेट्स, ब्रूजेस, इन्फेक्शंस इस तरह पेशेंट प्रेजेंट करेगा, जबकि लिम्फोमा में पेशेंट बी सिम्टम्स के साथ ज़्यादा प्रेजेंट करेगा। Then there is one question by Payal that myeloproliferative disease, it is also a massive splenomegaly could be. Yes, definitely massive splenomegaly can be a differential. Myeloproliferative can be a differential for massive splenomegaly. वो हमें पता है कि chronic malaria, leishmaniasis, CML, myeloproliferative. तो myeloproliferative को आप CML से ऐसे differentiate करोगे कि myeloproliferative जो होते हैं उसके अंदर आमतौर पे मैसिव स्प्लीनोमेगाली होगा और माइल्ड अनीमिया होगा, जबकि CML जो होगा उसके अंदर जो पेरिफेरल स्मीयर है उसके अंदर सारी सेल लाइनेजेस आएंगी, लाइक उसके अंदर अनीमिया कैन बी प्रेजेंट लेकिन उसमें TLC लाजमी डिफरेंशिएटिंग होगी, जबकि माइलोप्रोलिफरेटिव में यूजुअली TLC डिफरेंशिएटिंग नहीं होती, यूजुअली दे प्रेजेंट विद अनीमिया along with, and that is myeloproliferative is also in very old age group, जबकि CML है वो 40-50 एज ग्रुप के अंदर यूजुअली प्रेजेंट करता है। Then how we staging like M1 N1, so M1 N1 ये staging नहीं होती लिम्फोमास में, लिम्फोमा की स्टेज TNM staging लिम्फोमा में नहीं होती, लिम्फोमा में जो स्टेजिंग है वो हमेशा stage 1, stage 2, stage 3 and stage 4, और present of the B symptoms make it 1B, 2B, 3B, और जो B symptom ना हो तो that is simply stage 1A, 2A, 2B. So there is no TNM staging for leukemias or lymphomas. Lymphoma has their own staging, stage 1, 2, 3, 4. So this is a very important controversial question that for transplant most important test is HLA typing or ABO blood grouping. Do remember always that is HLA typing that is most important, not ABO blood grouping. क्योंकि जब हम पेशेंट को किसी और का ब्लड ग्रुपिंग वाला हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसके बाद उसके एनग्राफ्टमेंट के बाद उसका ब्लड ग्रुप तक चेंज हो जाता है, लाइक आई हैव सीन पेशेंट्स वेयर आई एम वर्किंग जहाँ पे बोन मैरो ट्रांसप्लांट हम कर रहे हैं, तो पेशेंट का ब्लड ग्रुप डिफरेंट हो सकता है और हम ट्रांसप्लांट के बाद उसका ब्लड ग्रुप भी चेंज हो जाता है। तो HLA टाइपिंग इज ऑलवेज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट, first test, most important test, everything is HLA typing in case of the transplant patients, not ABO blood grouping. There is one question by Payal, differentiate between leishmaniasis and malaria. So this is beyond the scope of this lecture because this is a medicine question. However, जो आप दोनों में मैसिव स्प्लीनोमेगाली होती है, मलेरिया के अंदर हेपेटोमेगाली नहीं होता, लेishmaniasis में हेपेटोमेगाली होता है। मलेरिया के अंदर यूजुअली आपकी ट्रैवल हिस्ट्री आ जाती है, हाई ग्रेड फीवर आ जाते हैं, लेishmaniasis में आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं आती बल्कि आपकी जो पॉन्ड्स की और उन चीज़ों की हिस्ट्री आ जाती होती है। फिर लेishmaniasis में हाई ग्रेड फीवर्स नहीं आते, जस्ट फीवर,
with hepatosplenomegaly and massive spleen, that is leishmaniasis, malaria, high-grade fever, shivering with night sweats, along with massive splenomegaly, that is malaria. So anyone? Medhome team, I think there. So Payal is asking, what is the prognosis after transplantation? So this is again a question beyond the scope of FCPS1. However, the prognosis depends on a lot of factors, age, conditioning regimes. So you cannot tell that how would be that prognosis after transplantation. Generally, if in the question they ask, you will always mark that prognosis is sustainable. However, it is related with increased mortality due to the transplant procedure. Justa is asking that HLA typing is just important for bone marrow or even for organ. Do remember, when there is transplant, there is always HLA typing. चाहे वो solid organ हो, चाहे वो blood हो, everywhere HLA typing is always the most important test for transplant patients. This should be very much very clear. First test is same question again and again. First test is HLA. First, last, most important test always is HLA for transplant. One is Oneza is asking what is pancytopenia. So pancytopenia usually जब भी abnormal cells होंगे वो bone marrow को cover कर लेंगे तो वो normal cells को produce नहीं होने देंगे, जिस वजह से वो पैनसाइटोपिनिया के साथ आ जाते हैं पेशेंट, क्योंकि ब्लास्ट सेल्स का नंबर जरूरी नहीं है कि वो पेरिफेरस में बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि ब्लास्ट सेल्स बोन मैरो को ऑक्यूपाई कर देते हैं, जिससे सारी सेल लाइनेजेस हैं, नॉर्मल सेल लाइनेजेस, वो डिप्रेस हो जाती हैं. दैट रिजल्ट्स इनटू पैनसाइटोपिनिया. दैट्स हाउ एवरी एमसीक्यू वुड बी कवर्ड. जो एमसीक्यू बुक्स में या रिकॉल्स में यू रिमेंबर वो हाफ सिनेरियोज हैं. दैट्स व्हाई यू पीपल फील सो मच डिफिकल्टी in that. Then this involvement spleen is a organ that is a lymphatic organ. So involvement of spleen in lymphoma is stage 3, while involvement of the liver or involvement of bone marrow is stage 4 in lymphoma. So again, as I was telling, they will not ask a scenario without giving a clue. So जो recalls आप लोगों को difficulty दे रहे होते हैं, usually they are incomplete recalls. That's why you find so much difficulty. वो लाजमी कुछ और ना कुछ और information होती है जिसकी बेस पे आप differentiate करते हैं. So any other question? Medhome, you want to ask any question, anything, any advice for the students regarding the exam? Definitely. These all the slides belong to Medhome, so Medhome can use them in any way. So this is a very different concept actually. Medhome जो लोगों को अभी भी काफी सारा इतराज है कि what is different, why between Medhome and the general conventional way of teaching. So Medhome में we are trying to give you concept and understanding, क्योंकि जो past books होती हैं वो सबने रट ली होती हैं. वो जो पास्ट एमसीक्यूज आते हैं वो सारे लोग सॉल्व कर लेते हैं, एक जैसे सॉल्व किए होते हैं. बुक्स की कीज गलत है तो सबने गलत किया होता है, ठीक है तो सबने किया होता है. रिजल्ट इज ऑलवेज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द 10 और 20% न्यू एमसीक्यूज, और वो आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग से होते हैं. सेकंड थिंग, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग हो तो आपको बार बार रिविजन नहीं करनी पड़ती, और वहां पे आपके याद रखो रिकॉल इनकम्प्लीट है सारी बुक्स के अंदर. So do develop an understanding, along with that do the past pools, और उसके बाद फिर आप अपने माइंड से हमेशा सॉल्व करने की कोशिश किया करो. नेवर एवर फॉलो एनीवन ब्लाइंडली. इवन मैं अपनी डोमेन से अब बाहर कोई लेक्चर नहीं दे रहा, तो मुझे पता है कि मैं उसमें कॉम्पिटेंट नहीं हो सकता. सो हाउ a person who is just FCPS1 or who is have not given a gynae paper MCQs,
So this is the concept behind MedHome. Hopefully one day it will work, inshallah. Okay, I think we are done with the questions. सर काफ़ी क्यूरीज है ग्रुप की बल्कि आपके भी फेसबुक रेफरेंस पे भी सो कुछ पीपल या कुछ ग्रुप ऑफ पीपल है दे आर जस्ट गिविंग फॉल्स इंप्रेशन only immediate seniors can teach better and guide better so आपका क्या है Sorry, immediate MedHome, senior can teach and give I cannot listen to you. So actually we don't want to be in any controversial talk at all. लेकिन ये हर एक का अपना अपना concept और belief है. So we will not go into in this controversial talk. However, we believe कि जो subject specialists हैं, they can give a better idea. However, everyone has the right to teach, and any student can follow anyone. That is just the choice of the student. But inshallah, we will work best. We will try to give the best to our students. Okay. टिप एक्चुअली जनरल टिप इज कि जब व्हेन द एग्जाम डेट स्टार्ट्स, एक तो ये है कि हमेशा अपने बुक्स को रिवाइज हाथ करना होता है अलॉन्ग विद एमसीक्यूज, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ आप एग्जाम से 1 हफ्ता या 10 दिन पहले रिवाइज नहीं करते तो यू कैन नॉट प्रोड्यूस दैट थिंग इन द एग्जाम. तो अगर आपने कोई बुक्स पूरा 3 महीने पढ़ी और एग्जाम के आखिरी 10-15 दिन में आप छोड़ देते हो और यू जस्ट फोकस ऑन द एमसीक्यूज, तो आपने जो 3 महीने पहले भी वो बुक्स पढ़ी हैं आप उनको ना पढ़ते, क्योंकि यू वुड नॉट बी एबल टू रिकॉल. So keep a proportion of your theory and MCQs every day till the exam day. That's how you can utilize all what you have studied in the last few months in the exam. So हर चीज़ को रिवाइज करना होता है आखिरी 7 से 10 दिन में. सिर्फ MCQs नहीं करने होते, क्योंकि आप फिर रिस्क पे चले जाते हो कि अगर MCQs रिपीट हो गए तो आपको आ जाएंगे. बट इफ MCQs डोंट रिपीट तो फिर आप बिल्कुल फेल हो जाते हो. तो डोंट रिस्क योर एग्जाम्स. जो स्टेप्स वाले हैं वो MCQ पूल भी नहीं करते और वो पास हो जाते हैं जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर कांसेप्ट. सो keep both things together, your MCQs books as well as your theory books, till one day before the exam. This is what I have been doing in all local, foreign, and clinical and theory exams. Okay, I think just let us end this lecture. And do give your feedback, because the right feedback is the perfect way of giving a marketing rather than कि आप कुछ भी झूठ बोलो. So do give feedback so that people can realize that what we are trying to do. Thank you very much.